Good morning, class. आवाज आ रही है मेरी? Yes. पढ़ा पीपीटी से कल? यस। कहाँ चले गए सब लोग? ओके, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? किसी को कुछ डाउट नहीं है? सब क्लियर है? सारे टर्म्स जो हमने पढ़े अभी तक अकाउंटिंग के, वो टर्म्स क्लियर है? राइट, यहाँ तक हमने कल देखा था। तो अकाउंटिंग टर्म में किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? सारे अकाउंटिंग टर्म्स आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखा? यस। चैट बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा? ठीक। बैड डेब्ट्स क्या होता है? डूब गया। यस, जो पैसा मिलने वाला नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म ओके, यस, क्या बोल रहे थे? लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। गुड। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? मशीन। वेरी गुड। परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरीज, वेरी गुड। ये सब इसको सब क्या बोलते हैं? ये एक्सपेंडिचर्स को ऑल फिक्स्ड असेट। capital expenditure. Yes, best example will be purchasing of fixed assets. Expenses related to fixed assets will be considered as an capital expenditure. Expenditure which is incurred for the thing which we are going to use for a longer period, means more than 12 months. Very good. Revenue expenditure. शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। Example. फॉर एग्जांपल स्टेशनरी। Yes, purchase of stationery. Very good. Payment of salary. Yes, good. बिल्स। Sorry. Yes, किसी ने कुछ बोला? बिल्स क्या? ऐसा कुछ सुनाई दिया? यस क्लास। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैम। क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके ओके, यस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया, टैक्स पे किया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेरी गुड। यस। वन मोर थिंग वांटेड टू आस्क। यस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वेरी गुड। लायबिलिटी विच मे और मे नॉट ऑकर। गुड। टोटलिंग।
Yes, totaling. मैम रिपीट योर क्वेश्चन. Totaling. टोटलिंग का मतलब क्या है? सबसे सिंपल चीज के लिए कितना टाइम लग रहा है? Total Casting amount. means सॉरी, बोलते हैं तो कोई बोलता ही नहीं है. बोलना शुरू किया तो दो लोग साथ में बोलते. Total amount. यस, टोटलिंग मतलब जो टोटल अमाउंट होता है, लेजर का टोटल, जर्नल एंट्री का टोटल, उसका और एक क्या नाम है? टोटलिंग को क्या बोलते हैं? और एक Costing. casting. कास्टिंग, CASTING, कास्टिंग. टोटलिंग मीन्स कास्टिंग. गुड. तो ऐसे हमने कुछ टर्म्स सीखे अकाउंटिंग के. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यूजर मतलब कौन लोग मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हैं. इसका मतलब क्या है कि जब हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा, क्यों डिफर करता है वो बुक कीपिंग के साथ में, बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, तब हमने ये समझा कि, और अकाउंटिंग के ब्रांचेस हमने देखे कि अकाउंटिंग में 3 ब्रांचेस है. फाइनेंशियल, मेनली फाइनेंशियल, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट. तो उसमें से हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये होता है जहाँ पे मुझे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, यस, P&L account. ओके, Balance sheet. वेरी गुड. प्रॉफिट एंड लॉस. Trading account. ट्रेडिंग, Capital account. लॉस, यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये सब क्या है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वेरी गुड. तो हमने जब तीनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये मैंने आपको डिफरेंस बताया है क्या यहाँ पे अब क्लास में? अच्छा बताया No, है, ma'am. अभी बताना बाकी है. ठीक है, तो समझेंगे हम अभी इसके आगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमने जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, तो वो अकॉर्डिंगली बनता है. ये क्वेश्चन देखने से पहले हम यही देखते, बेटर होगा. ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग के ब्रांच है अलग अलग. तो मेनली आपने इसके अलावा कुछ और ब्रांच के नाम सुने हैं या ये सुने हैं? यस, इसके पहले आपने ये ब्रांच सुना है? फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फिर सोशल अकाउंटिंग, बहुत सारे ब्रांचेस हैं. No, ma'am. पहले नहीं. ठीक है, तो मेनली ऐसे तो बहुत सारे ब्रांचेस है अकाउंटिंग के. टैक्सेशन अकाउंटिंग है, फिर आपका सोसाइटल अकाउंटिंग है, पर मेनली हम ज्यादातर अकाउंटिंग में कौन सा ब्रांचेस देखते हैं? फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट. आप हर एक सब्जेक्ट एक एक सेमेस्टर में देखने वाले हो. जैसे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखोगे, थर्ड सेमेस्टर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखोगे, फोर्थ सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग देखने वाले हो. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मेरा एग्जांपल है कि मुझे एज एन बिजनेस, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है. मुझे दिमाग में आइडिया आया है कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, ये पैंडेमिक सिचुएशन, वो सिचुएशन के अंदर मेरा ये आइडिया वर्कआउट कर सकता है. आइडिया ये है कि मैं एक ई लर्निंग पोर्टल को डेवलप करने वाली हूँ. ई लर्निंग पोर्टल, राइट. ई लर्निंग पोर्टल मतलब क्या हो गया कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी जिसके अंदर. तो उसके अंदर मैंने सोचा हुआ है कि मैं अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करूंगी, जिसके अंदर एक कोर्स हो सकता है कंप्यूटर्स के, जैसे भी बहुत ट्रेंडिंग है ना, 10th-12th के बाद लोग बेसिक कंप्यूटर और टैली करते हैं. फिर उसके बाद मैंने सोचा है कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाओ, जैसे कि फ्रेंच, जर्मनी,
जर्मन के लैंग्वेजेस, फिर इंग्लिश हो गया, फिर हिंदी हो गया, मराठी हो गया, रीजनल लैंग्वेजेस, ये सिखाओ। तो ऐसे मैंने अलग अलग पोर्टल डेवलप करने के बारे में सोचा है। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा है, लोग वैसे प्रेफर कर रहे हैं कि घर बैठे ही चीजें हो जाए, हमें विजिट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो दिमाग में तो आइडिया आ गया है। अब आइडिया के बाद सबसे पहले चीज मुझे क्या लगेगी बिजनेस स्टार्ट करने को? कैपिटल। Cash. बिल्कुल, पैसा। पैसे के बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आइडिया तो बहुत अच्छा आ गया है और लग भी रहा है कि ये वर्कआउट करेगा भी। अब मुझे चाहिए पैसा। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा खुद का ही हो, राइट। मेरे पास थोड़े बहुत सेविंग्स थे तो मैंने वो पैसे लगा दिए, फिर भी मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, दूसरों से बोरो करूंगी। अब मेरा बिजनेस छोटा है, एज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मेरा खुद का पैसा मैंने लगाया और दूसरों से पैसा लिया। दूसरे मतलब मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बैंक से लोन ले लिया। अब उनको भी पैसे देने, वो पैसे क्यों दे मेरे बिजनेस में, राइट। ऑब्वियस बात है, आप भी जब भी इन्वेस्ट करते हो कहीं पे भी, तो हमारा इंटेंशन यही होता है कि हमें रिटर्न्स मिले वो इन्वेस्टमेंट्स में, राइट। जैसे आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, फिक्स डिपॉजिट्स में, या आपके नॉर्मल सेविंग में छोड़ते हो, आप रिकरिंग डालते हो, तो हर एक का इंटेंशन यही होता है कि हमें उसमें रिटर्न्स मिले। तो मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी मुझे पूछेंगे कि आपके बिजनेस का आइडिया तो अच्छा है, तो हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिटर्न मिलेगा? तो मैंने उनको बोला सो एंड सो अमाउंट का जितना प्रॉफिट होगा उतना आपको उसमें से रिटर्न में दे दूंगी। तो ये भरोसे से उन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। तो मेरा पैसा, उनका पैसा, दोनों मिलाकर मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने कोर्सेस फाइनलाइज किए, अलग अलग जीएसटी के कोर्स है, फिर आपके टैली के कोर्स है, फिर आपके बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का कोर्स है। तो ये कोर्स डिसाइड करने के लिए मुझे अभी इसको प्रमोशन करना पड़ेगा, लोगों को पता तो चले कि मैंने बिजनेस जैसे चालू किया है, ई लर्निंग पोर्टल डेवलप किया है जिसमें मैं ये टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो लोगों को पता तो चलना चाहिए, तो लोग मेरे इसमें एडमिशन लेंगे, सोचेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। यस, एडवर्टाइजिंग करने पड़ेंगे, प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे। तो वो टेक्निक यूज करने से पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि एक एक कोर्स का फीस कितना होगा। तो मैं उसमें लिखूंगी ना कि ये कोर्स के लिए इतना फीस है, ये कोर्स के लिए इतना फीस लगेगा। तो अब ये कोर्स के फीस को डिसाइड करने के लिए मुझे बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखने पड़ेंगे, जैसे कि मेरे पास जगह है क्या। भले मुझे पूरा फिजिकल फॉर्म में नहीं चलाना है, पर मुझे थोड़ा सा मेरे लिए सेटअप करने के लिए जगह लगेगा, तो वो जगह देखूंगी। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर्स लग सकते हैं मुझे, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर हो गया, फिर आपका कंप्यूटर्स के लिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर्स का खर्चा होगा। ऑब्वियसली मैं पूरे एरिया में स्पेशलाइज नहीं रहूंगी, मुझे प्रोफेशनल्स लगेंगे, मुझे उनकी सैलरी देखनी पड़ेगी। बहुत सारी एक्सपेंसेस है जो मुझे कंसिडरेशन में लेकर मैं अपना कोर्स फीस डिसाइड करूंगी। तो जो एक्सपेंसेस है, द एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर मैंने पर्टिकुलर कोर्स का फीस डिसाइड किया, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। deciding the cost of course, that is deciding the cost per unit। यूनिट यहाँ पे मतलब पर कोर्स, यहाँ पे मेरा कोर्स है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा, ट्रेडर होगा, गुड्स से डील करता होगा, तो वो एक गुड्स का पैसा डिसाइड करेगा कि मुझे इसको कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, उसमें मैं कितना प्रॉफिट डालूं और उसको सेल करूं तो मेरा बिजनेस चलेगा। ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अपने कॉस्ट को एनालाइज करते हो, कॉस्ट को डिसाइड करते हो, वो अकाउंटिंग को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप ये क्लियर है। यस मैम।
फिर अभी मैंने कोर्स का फीस डिसाइड कर लिया, जैसे आपने बोला एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में एडवर्टाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो न्यूज़पेपर्स के बीच में डाल के फिर हमने ऑनलाइन प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज किया। बहुत बच्चे एक्टिव है अभी, लोग भी बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया के अंदर, तो अलग अलग सोशल मीडिया यूज किया। ये सारी चीजें करके मैंने प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज किया और बच्चे मेरे यहाँ पे एनरोल हो भी गए। पूरा साल भर हो गया, अच्छा खासा चल रहा था बिजनेस, क्लासेस एनरोल हो गए, पूरे साल भर हो गए। अब क्या, अब लोगों ने मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो लोग थोड़ी चुप बैठेंगे, वो लोग पूछेंगे मुझसे कि साल भर हो गया अभी क्या रिजल्ट है, कुछ रिटर्न्स मिलेगा क्या, मुझे मेरा पैसे का क्या यूज हुआ है। तो मुझे उनको आंसर करना है कि यस, जो पैसा आपने मेरे बिजनेस में लगाया था मैंने उसको ऐसा ऐसा यूटिलाइज किया है। तो ये मैं उनको कैसे बताऊंगी, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बताऊंगी। इसके लिए हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग मुझे एक ओवरऑल पिक्चर देता है। मैं अपने हिसाब से बनाऊं अकाउंटिंग कि मैंने एक पेज पे कहीं पे तो परचेज लिखा है, मतलब कुछ चीजें खरीदी है वो लिखी है, कुछ एक पेज पे मैंने एक्सपेंसेस लिखा है जो मैंने प्रोफेसर्स को सैलरी उनके क्या बोलते हैं पर आवर लेक्चर के बेस पे जो मैंने उनको सैलरी पे किया है वो लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है। तो ये सामने वाले को समझ में आएगा क्या कि मैंने बिजनेस का जो अकाउंट्स है वो किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है? नहीं समझ में आएगा, ना आप पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ पाऊंगी। मुझे भी खुद कुछ टाइम के बाद मुझे खुद को भी नहीं समझेगा कि मैंने लिखा क्या हुआ है। इसीलिए अकाउंटिंग एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया है जो इजीली आप भी पढ़ के समझ सकते हो। जैसे अभी हम भी पढ़ रहे हैं कि क्या क्या मतलब होता है, तो हम पढ़ने के बाद किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम देख सकते हैं, यस हाँ ये कंपनी का असेट इतना है, ये लायबिलिटीज इतनी है, डेट इतना होना चाहिए, इक्विटी इतना होना चाहिए। ये हमें कैसे समझ रहा है, हमने ये चीजें पढ़ी है। तो उसके बाद हम कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं भी पढ़ के कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, आप भी समझ सकते हो। इसीलिए अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बनाया गया है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपका गवर्नमेंट, और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये लोग बैठ के आपके अकाउंटिंग के रूल्स को लेट डाउन करते हैं। तो ये जो रूल है उसके हिसाब से ही मुझे चीजें बनानी है, ना कि अपने मन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनको समझना है। क्यों? बाहर वालों को नहीं समझ में आता है, आप अपने लैंग्वेज से लिखोगे, बाहर वाले अकाउंटिंग की थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करेंगे और अपना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हो तो वो होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। When you are preparing your financial statement as per the legal requirement, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो अपना इंडियन गैप बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, हम हर एक टर्म को पढ़ने वाले हैं क्या है, ये सारा रूल्स है। इन शॉर्ट वो रूल को फॉलो करके आप जब अकाउंटिंग बनाते हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हर कंपनी को ईयर एंड में बनाना कंपलसरी होता है। तो सेम वे में यहाँ पे मैं मेरे बिजनेस में भी बनाऊंगी और उनको बताऊंगी कि ये प्रॉफिट है, ये लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, इतना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, इतना इनकम के अगेंस्ट में, इतना मेरा असेट है, इतना लाइबिलिटीज है, और जैसे डिस्कस हुआ था हमारे बीच में उतना आप इसका पार्ट प्रॉफिट का ले सकते हो। वो अकाउंटिंग को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है? यस क्लास, यस मैम। समझ Yes, में ma'am. आ रहा है एग्जाम्पल? हाँ मैम मैम एक और एक एग्जांपल देंगे क्या? किसके लिए एग्जाम्पल चाहिए आपको? मतलब और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब सिंपली मतलब ये होता है जहां पर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी का लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे कि अभी तक हम 1956 कंपनीज एक्ट 1956 ये फॉलो करते थे, राइट ना? आप जो हॉरिजॉन्टल में बैलेंस शीट बनाते हो, आपने जो सोल ट्रेडर का बैलेंस शीट बना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा, पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा, ये आपने अपने मन से किया था क्या?
आपने अपने No. हिसाब से किया क्या? नहीं, ये कहाँ पे लिखा गया था? कंपनीज एक्ट 1956। इसका मतलब एज एन सोल ट्रेडर आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, आपने लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के, लीगल रिक्वायरमेंट मतलब कंपनीज एक्ट 1956, तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पार्टनरशिप फर्म, आपने पार्टनर्स फाइनल अकाउंट बनाया, किसके हिसाब से बनाया? एज पर कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 1956। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है आपका, किसके अंदर आएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। मतलब आप भी पढ़ के समझ रहे हो, मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी समझा था, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो एसेट का मतलब ये होता है, मैं भी वही पढ़ रही हूँ कि एसेट का मतलब यही होता है। तो एक कॉमन इंसान वो चीजें पढ़कर, ये किसने लिखा हुआ है? ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आपका आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि मेरा फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। जैसे कि अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है, अब पूरा एक्ट ही चेंज हो गया है। अब 1956 हम ब्रिटिश वालों लोगों का एक्ट फॉलो करते थे, तो हमने हमारा एक्ट को इवैल्यूएट किया है, कंपनीज एक्ट 2013 जो अब फॉलो होता है। अब 1956 को हम फॉलो नहीं करते हैं। जो आप हॉरिजॉन्टल में बनाते थे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, उसको हटा दिया गया है। अब हम लोग उसको वर्टिकल में बनाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो ये हमने अपने मन से किया था क्या? नहीं, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ये कंपनीज एक्ट बोल रहा है। जो कंपनीज एक्ट टोटली चेंज हो गया है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हमने कैसे अडॉप्ट किया? क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम बोल रहा है कि ये चलेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल में अभी आप बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग नहीं बना सकते हो, आपको वर्टिकल में ही बनाना है। तो हमने लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यस मैम, थैंक फिर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, पूरा लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे मैंने उनको रिटर्न्स भी दिया, तो उनका रिटर्न्स भी हो गया। फिर मेरा बिजनेस चल रहा था, मुझे अभी और ग्रोथ के बारे में सोचना है, मेरा बिजनेस को मुझे कैसे ग्रो करना है, किस कौन से फैक्टर्स पे मुझे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे इनकम ज्यादा हो रहा है, ये सब चीजें तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा है, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो वहां पे मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ, मैं डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे कौन सी चीजों में ध्यान देना है, कि कहाँ पे मेरा इनकम ज्यादा है या एक्सपेंसेस कम हो रहा है, या एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं या इनकम कम हो रहा है, कौन से कोर्स की वजह से मेरे को ज्यादा तकलीफ हो रही है, या कौन सा कोर्स मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये सब चीजें मैं जब इवैल्यूएट करूंगी और डिसीजन लूंगी, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचते हैं हम लोग कि फ्यूचर ग्रोथ या करंट भी जो सिचुएशन चल रहा है, जहां पे मुझे लग रहा है ये चीजें ठीक नहीं चल रही है, तो मैं उसको इवैल्यूएट करूंगी, कौन सी चीजों को लेकर, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर मैं इवैल्यूएट करूंगी और डिसीजन लूंगी कि मुझे आगे कैसे करना है। इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैपिटल बजटिंग करके एक टॉपिक होता है। आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेक्स्ट ईयर में देखोगे, 3rd एंड 4th सेमेस्टर में, कि कैपिटल बजटिंग मतलब क्या होता है, कि जो कंपनीज होती है ना, उनके पास मशीनरीज होती है कंपनी के पास, जब भी मशीनरी का डिसीजन लेना होता है मुझे कि ये मशीनरी खरीदना है, वो डिसीजन इजी नहीं होता है, राइट। करोड़ रुपीस का मशीनरीज होता है, तो आप डायरेक्टली जाके खरीद लोगे ऐसा नहीं होता है, आपको उस पर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप कंपेयर करते हो 2-3 मशीनरीज को लेकर कि ये मशीनरी मुझे कितना इनपुट देगा, कितना आउटपुट देगा, ये मशीनरी मुझे कितना इनपुट देगा, कितना आउटपुट पे, ये मशीनरी कैसा देगा। तो ABC 3-4 मशीनरीज को आप सामने रखोगे और कंपेयर करोगे कि कौन से कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मुझे कम से कम ईयर में मिलेगा, तो मैं वो मशीनरी के साथ जाऊंगी। तो ये डिसीजन लिया मैंने एक, कि मुझे कौन सा कैपिटल में, कैपिटल मतलब मशीनरी, जैसे मैंने आपको बोला कैपिटल जरूरी नहीं है कि पैसे में ही हो, कैपिटल कैन बी इन अ टर्म ऑफ इन फिक्स एसेट्स टर्म ऑल्सो। तो मैंने कौन सा मशीनरी खरीदूं, ये डिसीजन भी मुझे लेना है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। एग्जाम्पल क्लियर है मेरा? यस मैम। तो
तो यहाँ ये सेमेस्टर में हम लोग ज्यादा कौन सा देखने वाले हैं, प्योरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये 3 मेरे ब्रांचेस थे। तो जैसे मैंने आपको ब्रांच में डिस्कस किया कि मैंने तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बोला कि मैं एज एन एक इंडिविजुअल, मेरे दिमाग में एक बिजनेस आया था। जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, एज एन कंपनी, बड़ी कंपनी होती है, वहां पे बहुत सारे लोगों का पैसा होता है, मेरा पैसा और दूसरों का पैसा। आप इसको अभी डिटेल में देखोगे जब हम वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है ना, हम करेंगे ना वो टाइम पे, कि मेरा पैसा मतलब, मेरा मतलब मैं पैसा कैसे लेने वाली हूँ, शेयर्स के थ्रू। आपने सुना होगा कि लोग कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, लोग कंपनी का डिबेंचर्स खरीदते हैं, डेट, इक्विटी, ये सब टर्म्स हमने सुना है। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी में मैंने कुछ पार्ट खरीदी हूँ, राइट। जैसे रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इनके इसमें आप क्या करते हो, एज एन इन्वेस्ट करते हो थ्रू शेयर्स, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके शेयर होल्डर्स। डिबेंचर्स खरीदोगे आप तो डिबेंचर होल्डर्स। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये होता है कि जो शेयर्स होते हैं उसके वो ओनर्स बन जाते हैं, उनको कुछ राइट्स है कंपनी के डिसीजंस लेने पे। पर जब डिबेंचर्स की बात आती है, वो आपका सेम बैंक लोन जैसा हो गया। मैंने कंपनी है जिसने बैंक से लोन लिया है, तो कंपल्सरीली बैंक को रिटर्न मिलेगा कंपनी से। तो जो बैंक है उसको सिर्फ रिटर्न से मतलब है, बाकी कंपनी के कोई लेना देना से मतलब नहीं है। कंपल्शन है, कंपनी को इतना इंटरेस्ट हर साल पे करना ही है। पर शेयर्स की बात जब आती है, वहां पे कंपल्शन नहीं होता है। शेयर्स में 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। हम इसको आगे भी देखेंगे, अब सिर्फ बेसिक समझो कि शेयर्स मतलब जहाँ पे कुछ हक होता है मेरा, कि मैं डिसीजन ले सकती हूँ। तो वहां पे ये भी है कि आपको कंपल्सरी रिटर्न्स मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, राइट। तो ये सारे लोग हैं जो आपके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। अभी मैं जो एग्जांपल दे रही थी वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से था, वहां पे लोगों का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो भी मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरा पैसा क्या हुआ। तो ऑब्वियस बात है, जब कंपनी होगी, बड़ा शेयर कैपिटल होगा, वहां तो लोग पूछेंगे ही कि मेरा पैसा आपने कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया। तो आपको वो टाइम पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना पड़ता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उनको दिखाने के लिए कि उनका पैसा कहाँ कहाँ यूज हुआ और कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना इनकम हुआ, जितने प्रॉफिट में से आपको आपका हिस्सा मिलने वाला है, राइट। तो यूजर्स मतलब क्या, कि जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितने लोगों को यूज होता है और क्यों यूज होता है, उनको क्यों चाहिए मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों वो लोग इंटरेस्टेड है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जो यूजर्स है उसको 2 चीजों में बाइफरकेट किया है, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। आप एज एन कंपनी आप सोचो कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के, वो क्यों चाहिए लोगों को, राइट। इंटरनल मतलब मैनेजमेंट, कंपनी, उनको क्यों चाहिए। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोगों को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों इंटरेस्ट है, राइट। तो इंटरनल मतलब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, ये सारे कौन है आपके इंटरनल यूजर, कंपनी के अंदर के लोगों को जानना है। क्यों जानना है, अभी इंटरनल यूजर्स इनको क्यों चाहिए होगा, मुझे बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करना है कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर अपना खुद का, तो उनको मालूम पड़ेगा ना मैम कि हमारा कहाँ पे लॉस हुआ है और कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। वेरी गुड, कि मुझे पता चलना चाहिए ना, आज मेरा है ठीक है, मेरा कंपनी है, तो मुझे पता तो चले कि मेरा कितना पार्ट चल रहा है। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आपने देखा ना टर्म, वो यहाँ पे आता है कि मैनेजर्स को डिसीजन लेना है फ्यूचर के बारे में, उनको ग्रो करना है अपने बिजनेस को। मेरा एक ही ब्रांच है, मुझे और ब्रांचेस ओपन करने हैं, मैं अभी सिर्फ अपने साइड से डील कर रही हूँ
क्या बोलते हैं अपने एरिया में, मुझे उसको स्टेट लेवल में लेके जाना है, उसको इंटरनेशनल लेवल में लेके जाना है, अलग अलग कंट्रीज में मुझे डील करना है, तो ये सारे डिसीजंस लेने हैं मुझे, इसके वजह से मैं उसको यूज करूंगी, राइट? इसके लिए मुझे चाहिए मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो इंटरनल यूजर हो गया। अब एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर वालों को क्यों चाहिए मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जैसे मैम कि उन्होंने आपने भी तो दिया अपना है कैपिटल लगाया ना इन्वेस्टर्स, ओके, यस, कोई कुछ बोल रहा था, क्या बोले? मैम, क्योंकि उन्होंने भी तो इन्वेस्ट किया है ना, इसलिए उन लोग को चाहिए रहेगा। यस, अब जैसे कि इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, इन्होंने अपना अपना पैसा लगाया है मेरे बिजनेस के अंदर। अब इन्वेस्टर्स, उन्होंने मुझे मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स, मतलब क्रेडिटर्स जैसे बैंक से लोन लेते हैं वो भी हो सकता है, या तो आपने शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट किया, पर पैसा तो लगाया है मेरा, कुछ ना कुछ तो उम्मीद से पैसा लगाया है, तो मुझे जानना है मेरा पैसा आपने कैसे यूज किया, आप कैसा यूज कर रहे हो, आप जो मुझे रिटर्न्स दे रहे हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे, वो सही है या नहीं है, ये जानना है मुझे। रिटर्न्स के लिए मुझे इंटरेस्ट है, राइट? मैं मतलब इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, इनको क्यों इंटरेस्ट है? उनको रिटर्न्स चाहिए कंपनी से। कंपनी के रिटर्न्स किसके बेस पे मिलता है? प्रॉफिट के बेस पे मिलता है। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. फिर गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बोलो? मैम लीगल मैम चल रहा है कि नहीं टैक्स ही कंपनी रहेगा ना उनकी? उनको। सॉरी, आवाज उनकी कंपनी लीगली चल रही है कि नहीं, मतलब लीगल है कि नहीं? टैक्स ही रहेगा ना मैम उनको। टैक्स चाहिए, वेरी गुड। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, जो टैक्स पे करती है कंपनी, अगेन प्रॉफिट के बेस पे करती है। प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सही फाइनेंशियल नहीं स्टेटमेंट। बनाओगे, यस, तो उनका टैक्स भी गलत मिलेगा। तो गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि उनको रिटर्न में टैक्स मिलता है। टैक्स प्रॉफिट के बेस पे होता है, प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। वेरी गुड। एम्प्लॉइज, यस, एम्प्लॉइज को भी इंटरेस्ट है। सैलरी के लिए। सॉरी, आवाज ब्रेक हो रही है। गुड सैलरी के लिए। मैम यस, एम्प्लॉइज तो वेरी गुड। इंटरनल ग्रुप है ना। ये इंटरनल भी उसको ले सकते हो आप, एक्सटर्नल भी कंसिडर करते हैं। कुछ यहाँ पे आपको इंटरनल दिखेगा, कुछ इसमें एक्सटर्नल दिखेगा। उनका मोटिव क्या है? सैलरी। यस, उनको भी जानना है कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसके बेस से मुझे भी पैसा उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट? हम बोलते हैं ना, नहीं कंपनी लॉस में चल रही है, इसके लिए इतनी सैलरी कम पे कर रहे हैं हम, इसकी वजह से ये कर रहे हैं, नहीं, पर उनको भी पता चलता है कि यस कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो मुझे भी उतना सैलरी मिलना चाहिए। गुड। कस्टमर्स, यस, कस्टमर्स को भी जानना है कि जो कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है वो कंपनी का स्टेटस कैसा है, कंपनी कितना कॉस्ट लगा के बेच रही है, राइट? कस्टमर्स को भी अवेयरनेस चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है आपको? यूजर्स, यस मैम। इसको आपके बुक में पर्सन इंटरेस्टेड भी दिखेगा, मतलब वही है कौन लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है, किसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज होता है। तो यूजर्स कैन बी इंटरनल यूजर, यूजर कैन बी एक्सटर्नल एज वेल। इंटरनल्स में आप कंसिडर कर सकते हो आपके मैनेजमेंट को, आपके एम्प्लॉयज को, सबके पीछे मोटिव है। एक्सटर्नल में आप कंसिडर करोगे डेटर्स, क्रेडिटर्स, आपके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपका शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। सबके पीछे मोटिव है, सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीजन है। मैम लेंडर मीन्स। लेंडर्स मतलब पैसा जो दे रहा है आपको, बैंक्स हो सकता है, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला ना मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने मुझे पैसा दिया, तो वो लेंडर्स हो गए। समझ में आ रहा है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स? यस क्लास। यस मैम।
अभी हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देखा। ब्रांच को समझने के बाद यूजर्स समझना मुझे थोड़ा इजी हो गया, राइट ना? यस मैम। आई होप दोनों भी क्लियर है कि कितने ब्रांचेस, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट। मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप दोगे। मुझे ये पूछना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको यूज होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इंटरनल। इंटरनल पक्का? मैम मैनेजमेंट ग्रुप को और ग्रुप और पब्लिक ग्रुप को। दोनों को भी होता है चाहिए। मैम, दोनों को। यस, दोनों को भी चाहिए। मेनली अंदर को तो छोड़ो, इंटरनल तो फिर भी कम है। ज्यादा से ज्यादा मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आउटसाइडर्स इंटरेस्टेड है। इन शॉर्ट, उनका पैसा लगा हुआ है, उनको जानना है प्रॉपर वे से मेरा पैसा कहाँ यूज हुआ है। मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल भी है, नहीं बोल सकते, पर मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर external user. Then what about cost accounting? मैम गुड्स Sorry? करने के लिए फाइनेंस कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करते हैं। हाँ, सही बोला आपने। प्रोडक्ट का कुछ होता होगा ये डिसाइडिंग द एनालाइज कॉस्ट ऑफ करने के लिए। यूनिट। परफेक्टली सेट। जो मीनिंग है आपको परफेक्टली बोल रहे हो कि हम इसमें डिसाइड करते हैं कॉस्ट पर यूनिट। पर ये किसको यूज होता होगा, इंटरनल कि एक्सटर्नल? इंटरनल। ओके, व्हाट अबाउट अदर? एक्सटर्नल। यस, internal, वेरी गुड। ये बाहर वालों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपके कॉस्ट को जानने में। ये आपको फाइंड आउट करना होता है कि कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें कितना प्रॉफिट हम डालेंगे तो मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकती हूँ। इसको, ये पूरा सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर कॉस्ट शीट होता है, रिकंसिलिएशन होता है। हम लोग उसको डिटेल में हमारे 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना मीनिंग पता होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, राइट? वेरी गुड। ये इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। देन व्हाट अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैम दोनों, ओके, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। अच्छा, और मैम इंटरनल मेरे ख्याल से। yes, management accounting as well is mainly for internal users, क्योंकि इंटरनल उनको डिसीजंस लेना है ग्रोथ के बारे में, उनको सोचना है फ्यूचर्स के बारे में कि मैं बिजनेस को कैसे ग्रो करूं, एक्सपांड करूं। बाहर वालों को इंटरेस्ट नहीं है कि आपने कैसे ग्रो किया, कैसे, उनको ग्रोथ से मतलब है कैसे ग्रो कर रहे हो आप, वो आपका डिसीजन है। तो वो मैनेजमेंट इंटरनली अपने पर्पस के लिए करती है, ना कि बाहर वाले उसके अंदर दखलंदाजी करते हैं। बाहर वालों को, बाहर देखो, शेयर होल्डर्स को चाहिए कंपनी ग्रो करे, पर अगेन ये आपका काम है, आपको ग्रो करना है। आप जितना बिजनेस को ग्रो करोगे, एक्सपांड करोगे, उतने ज्यादा पैसे लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, बराबर ना? जैसे रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, देखो वो कंपनी इस तरीके से ग्रो कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कंपनीज के अंदर। क्यों? हमें पता है कि वो कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, मार्केट में उनका एक रेपुटेशन है, वैल्यू है, जो मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स देगा, मुझे श्योरिटी है, बराबर ना? यहाँ पे मैंने डिसीजन नहीं लिया कि ग्रो कैसे कर रहा है, वो ग्रो खुद कर रहे हैं वो लोग। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो लोग अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं कि उनको किस तरीके से ग्रो करना है, कैसे एक्सपांड करना है अपने बिजनेस उसको। आप रिलायंस का ही बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, उन्होंने कहाँ पर नहीं अपना बिजनेस को डाला है, राइट? जैसे सिचुएशन देखो अभी कैसे चल रहा है, पैंडेमिक है, तो उन्होंने जियो मार्ट करके ओपन किया है,
राइट। जो आप वो लोग एफएमसीजी जो आपका नॉर्मल गुड्स होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आपके डेली प्रोडक्ट्स है, वो भी उन्होंने चालू कर दिया है अभी डीमार्ट के जैसा। स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ एरिया लिया, जैसे नवी मुंबई से उन्होंने शुरू किया है वो जियो मार्ट, अब वो लोग मुंबई में भी आए हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, सेम डिस्काउंट्स जो डीमार्ट दे रहा है उसी लेवल में डिस्काउंट्स दे रहे हैं वो लोग भी। तो ये क्या है, डिसीजंस ना, जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचा। तो ये सब क्या किसके अंदर आता है, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। आई होप ये दोनों भी कंसेप्ट क्लियर है। Yes, ma'am. 2 मिनट लीजिएगा और ये दोनों चीजें एक बार देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में। इसके पहले तक का सबको क्लियर है? यस क्लास। Yes, ma'am. ठीक है, अभी है ना ये सारा थियोरी पार्ट ही चल रहा है हमारा। अभी जल्दी हम प्रैक्टिकल के इसमें आएंगे, कुछ कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, यस, फिर रूल पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसमें आएंगे। ठीक है, मेनली यही एक बेसिक कंसेप्ट हमारा रहा हुआ है थ्योरी के पार्ट में। तो ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट करके एक होता है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस करके होते हैं। दोनों भी बोला जाए तो ये है कि ये चीजें एज एन बिजनेस, एज एन कंपनी, एज एन इंडिविजुअल, एज एन पार्टनरशिप चीजें फॉलो करनी होती है जब मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाऊंगी। मतलब मैं जब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी तो मुझे, या मेरा पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मैं बनाऊं तो मुझे ये सब चीजों को ध्यान में रखना है।
तो अकाउंटिंग कंसेप्ट refers to the rules of accounting which has to be followed while recording business transactions. जब मैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये सर्टेन रूल्स है जिसको मुझे ध्यान में रखना है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. Conventions implies the customs or the practices that are widely accepted by the accounting bodies and are adopted by the firm to work as guide. ये गाइडेंस देता है, गाइडलाइंस देता है कि आपको इस तरीके से चीजें करनी है. जब आप उसके अंदर का पढ़ोगे ना तो आपको और समझ में आएगा कि क्या है. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ये चीजों को मुझे ध्यान में रखना है जब मैं मेरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगी, जब मैं मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाऊंगी. राइट. कंसेप्ट मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. कन्वेंशन मतलब ये तो कंपल्सरीली वाइडली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग बॉडीज. अकाउंटिंग बॉडीज मतलब कौन? आपके ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो आपके प्रैक्टिसिंग CA होते हैं उनका ग्रुप बना होता है. उनका ग्रुप जो है वो ग्रुप को बोलते हैं ICAI. जो भी हमारे अकाउंटिंग के रूल्स है, जो अभी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हम, कन्वेंशंस पढ़ेंगे, ये सब उन्होंने लेट डाउन किया है. किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये आपका गवर्नमेंट बॉडी है. ये दो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको अकाउंटिंग कैसे करना है. राइट. ये किसके अंदर आता है? आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, कि आपको ये रूल फॉलो करना है. जो आप डेबिट कर रहे हो, आप जो क्रेडिट कर रहे हो, जो असेट है, जो लायबिलिटी है, ये हमने हमारे मन से नहीं किया हुआ है. ये सब चीजें उन लोगों ने लेट डाउन किया है अपने बुक्स में. AS के अंदर, IFRS के अंदर, IAS के अंदर, इंडियन AS के अंदर ये कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे. बहुत जरूरी है. हमने अभी बहुत बेसिक चीजें हमने सिर्फ रट्टा मार के आए हैं 11th-12th में. प्रैक्टिकल कंसेप्ट पढ़ना है हमें कि प्रैक्टिकली क्या है अकाउंटिंग, अब लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं. नो डाउट हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पुराना पढ़ रहे हैं. ये सब नॉर्मल है कंसेप्ट जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये सबको फॉलो करना है. और जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, जो भी हम प्रैक्टिकल सम्स करते हैं वो हम पुराना AS का फॉलो करते हैं. IFRS का, इंडियन AS का जो चेंजेस हुआ है ना, वो हम ज्यादा अभी इवेल्युएट नहीं हुआ हमारे पोर्शन के अंदर. पर कुछ कंसेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या चेंजेस आया है. अभी रिसेंटली चेंजेस आया है. 2015 एक्ट पास किया गया था इंडियन AS के लिए. तो ये हम लोग देखेंगे. मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आपको सर्च करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, किस तरीके से चेंजेस हुए थे. पहले हम थोड़ा सा पार्ट ये खत्म कर लेंगे, मीनिंग एंड स्कोप, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि अकाउंटिंग होता कैसे है, क्या है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है. राइट. अभी हमने यही टर्म पढ़ा कि 3 ब्रांचेस अकाउंटिंग क्या थे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन थे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही एक अकाउंटिंग है जो बाहर वालों को इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट बेसिकली है क्योंकि उसके अंदर लोगों का पैसा लगा हुआ है. सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो यस, मेरा पैसा लगा है तो मुझे इंटरेस्ट है, उन्होंने मेरा पैसा किस तरीके से यूज किया है, मुझे वो लोग कितना रिटर्न्स दे रहे हैं. रिटर्न्स प्रॉफिट पे मिलता है तो प्रॉफिट वो अपने मन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनको फॉलो करना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लेट डाउन किया गया है. राइट. तो अब हम जो देखने वाले हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है और अकाउंटिंग के कन्वेंशंस क्या है. कंसेप्ट मतलब रूल्स. राइट. जो आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त थोड़ा ध्यान में रखना है. कन्वेंशन मतलब ये तो 100% सबको फॉलो करना ही है, प्रैक्टिस है ये, इसी तरीके से होगा चीजें. जैसे एक कन्वेंशन आपको सिंपली बताऊं मैं तो कंजर्वेटिज्म करके एक कंसेप्ट कन्वेंशन होता है. कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि आप आपके बिजनेस में सारा पॉसिबल लॉसेस को दिखा सकते हो पर आपको प्रॉफिट दिखाना नहीं है. इसके लिए देखो, आपने कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताते नहीं हो कि प्रोविजन फॉर प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर इनकम, ये कभी दिखाया है आपने? नहीं, ये दिखाना अलाउड ही नहीं है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये सब क्या है? आपके एक्सपेंसेस है. आप इसका प्रोविजन दिखाओ कंपल्सरीली, पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस साल मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो अगले साल भी मुझे 50 लाख तक का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए. नहीं, आप प्रॉफिट के कभी भी
प्रोविजन नहीं बता सकते हो, पर लॉसेस के प्रोविजन बता सकते हो, राइट। ये एक कन्वेंशन था, हम बाकी के भी कन्वेंशन डिटेल में देखेंगे। हर एक कन्वेंशन जब तक आपको नहीं समझ में आता है मैं एक्सप्लेन करूंगी। सिंपल सिंपल सा चीजें हैं, सिर्फ आपको याद रखना है कि आपने 11th-12th में कुछ कुछ किया हुआ है। हाँ, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था जिसमें हमने कभी भी कोई भी इनकम का प्रोविजन नहीं देखा है। देखा है क्या कभी इनकम का प्रोविजन आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? यस, नो मैम। नो। पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट देखा है आपने? आप आरडीडी बनाते थे ना? यस। यस, प्रोविजन फॉर Yes, ma'am. डेप्रिसिएशन भी देखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी देखा है। ये सब एक्सपेंसेस है जिसके प्रोविजन कर सकते हो। तो ये आपने अपने मन से नहीं किया है, ये अकाउंटिंग का कन्वेंशन बोलता है। कौन सा कन्वेंशन बोलता है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म ये बोलता है आप एंटिसिपेट करो फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को, बट आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो फ्यूचर प्रॉफिट्स को। मतलब आप किसी और को धोखे में नहीं डाल सकते हो कि नहीं ये कंपनी का ना इतना प्रॉफिट था लास्ट ईयर, तो ये साल भी इतना प्रॉफिट होगा तो आप इन्वेस्ट करो। नहीं, आप ये हरगिज नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है आपको? यस क्लास। यस मैम। तो इसको जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो भी मैंने इधर लिस्ट आउट किया हुआ है, हम हर एक कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। जब भी कोई चीज नहीं समझ में आया, देखो आज हमने जितना पढ़ा ना उतना रिकलेक्ट करो। चाहिए तो मैं लिंक शेयर करूंगी, जो हमने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं तो मैं उसको यूट्यूब का लिंक बनाया हुआ है, वो यूट्यूब का लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगी आज शाम तक, आज की वीडियो भी डालकर। फिर वो नहीं याद रख रहा है कि तो उसको वापस सुनो कि हमने क्या डिस्कस किया था, फिर पढ़ाई करो और उसको लिखो अपने ओन वर्ड्स में। जितना जितना स्लाइड्स हम कर रहे हैं उतने उतने अपने ओन वर्ड्स में लिखो, फिर आपको समझेगा कि आपको कौन सा फैक्ट नहीं समझ में आया। समझ में आ रहा है? यस अभी मैम। तक हमने जितना किया, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को छोड़ दो, चाहिए तो वापस हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसके ऊपर हमने जितना भी स्लाइड्स किया उतना सबको क्लियर है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स मैं पूछूंगी। हाँ यस मैम। जब भी नहीं समझ में आता है मैं 10 बार बोलती हूँ पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब सीख रहे हैं। मैं भी आपसे कुछ ना कुछ तो सीखती हूँ रोज ही, हर क्लास से मैं कुछ ना कुछ तो सीखती हूँ, आप भी सीख रहे हो, राइट। सीखने में कभी सीखने का कोई एज नहीं होता, हमेशा सीखना चाहिए कुछ ना कुछ तो। नहीं, कभी ऐसा फील नहीं करना है कि मैंने गलत बोल दिया तो कोई दूसरा क्या सोचेगा। नहीं, उसको भी नहीं आता है, वो क्या गलत सोचेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पूरा स्लाइड्स को गो थ्रू करो, फिर भी कुछ लगता है पूछना है तो हम वापस डिस्कस करेंगे। तो मैं क्लास आज के लिए वाइंड अप करती हूँ, हम कल मिलते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू। Shall I end the meeting? Bye.